नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो लगातार सुबह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। सियासत में कब कौन सी खबर आपको चौंका दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सियासी गलियारों से एक बार फिर निकल के आई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये वो दो दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी के सामने डट कर खड़े हैं। अब इन दोनों नेताओं ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दोनों नेताओं ने सरकार पर फोन टैपिंग किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो आप मेरा फोन ले सकते हैं। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की आज सच्चाई है। कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। फोन टैपिंग के मामले पर सियासत हाई हो चुकी है, जहां सारे विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी पर नेताओं के फोन टैप किए जाने का आरोप लगाए हैं। गौरव का रुख करते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, लगातार विपक्षी दल पहले यह आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी पैसों के बल पर नेताओं को खरीदती है। अब विपक्षी दल एक नया आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर फोन टैपिंग का। इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया दी गई है, और सबसे दूसरा सवाल गौरव की क्या आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए हैं? चुनाव आ गए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेंगे। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें तो लंबे समय से इसको लेकर बात कही जा रही है। राहुल गांधी फोन टैपिंग की बात पहले ही बता चुके हैं और ये बता चुके हैं कि हमारा फोन भी टेप किया जाता है, इसके अलावा हमारी जासूसी भी होती है। अब यहाँ पर नए सिरे से टीएमसी सांसद मोहिना मिश्रा के अलावा शशि थरूर, वेंकट चतुर्वेदी और पवन खेड़ा ने भी आरोप लगाया कि लगातार उनको फोन टेपिंग हो जा रही है और एप्पल कंपनी तरफ से उनको लगातार मैसेज किया जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स उनके फोन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की निजता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक ईडी सीबीआई के माध्यम से लगातार विपक्ष को घेरने की जो साजिश थी सरकार की, वो तो काम कर ही रही है। अब ये नए सिरे से फोन टैपिंग कर रहे हैं। पहले बड़े बड़े नेताओं के करते थे, तमाम नेताओं के फोन टैपिंग लगातार हो रहा है और ये निश्चित रूप से राजनीति में निजता को खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ इनकी जानकारी में रहे, विपक्ष यहाँ पर बिल्कुल एक खत्म हो जाए और इसकी लगातार इनकी कोशिश बनी रहती है। पर यहाँ पर बीजेपी का भी जवाब है। बीजेपी कहना है कि यहाँ पर अगर वास्तव में ऐसा आपके साथ हो रहा है तो एप्पल कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आए हैं, तो आपको अलर्ट आए हैं, तो एप्पल कंपनी आपको दिशा निर्देश करे, एप्पल कंपनी जो है वो आपको इसको डिस्क्राइब करे, इसको बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर यहाँ पर मैसेज एप्पल कंपनी की तरफ से आया तो एप्पल कंपनी भी यहाँ पर अपना विवरण दे और पूरी व्याख्या करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए गौरव, अब तो एप्पल कंपनी पर भी तमाम बड़े आरोप लग चुके हैं, और क्या एप्पल कंपनी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आधिकारिक बयान जारी किया गया है क्या? लेकिन उसका अभी तक कोई एप्पल कंपनी से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। उसके हम पहले भी जानते हैं कि तमाम तरह के एसएमएस अलर्ट आते रहते हैं। अभी हमने आपको देखा था जब 5G टेस्टिंग चली थी, उस दौरान भी तमाम तरह के अलर्ट आ रहे थे और कंपन के साथ वहां पर मोबाइल में ये भी लिखकर आ रहा था कि अगर कंपन हो रहा है तो आपको डरना नहीं है, ये टेस्टिंग है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम तरह के अलर्ट आते रहते, पर यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर चर्चा करते हैं जो अलर्ट यहाँ पर एप्पल कंपनी तरफ से जो नेताओं को भेजा जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में फोन टेपिंग हो रही है या केवल यहाँ पर कोई हैकर है जो लगातार इस तरह के नेताओं के फोन को अटैक कर रहा है, उनको अटैक कर रहा है और तरफ से एप्पल कंपनी की तरफ से जो जनरल ईमेल होते हैं, जनरली जो अलर्ट मैसेज आते हैं वो जा रहा है। इसके कारण हम जानते हैं कि एयरटेल समेत तमाम कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनियां हैं, वहां पर इस तरह के तमाम अलर्ट मैसेज आते रहते हैं कि आपको
कोई जो लिंक आता है उसको टच नहीं करना है, आपका पैसा जा सकता है, या आपको कोई ऐसा कोई फोन नहीं करता है जो कि आपसे आपका पिन पीआई नंबर पूछे। तो तमाम तरह के अलर्ट मैसेज आते रहते कब से जो मोबाइल लेकिन देखिए कंपनियां वो गौरव, भी यहाँ देती पर है। एक बात और अहम हो जाती है कि साल 2019 और 22 में भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की जासूसी की जा रही है। इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया था और भारत सरकार पर भी आरोप लगे थे। अब एक नया आरोप लगा है भारतीय सरकार पर, या यूं कहें भाजपा पर। जी बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया 1900 चुनाव के समय भी इस तरह के आरोप लगे थे, 22 चुनाव के समय भी इस तरह के आरोप लगे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आरोप चुनाव के समय क्यों लगते हैं, ये समझ से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर 24 चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, लगातार सभी दल यहाँ पर कवायद में लगे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से फोन टैपिंग की बात हो रही है, अब यहाँ पर एयरटेल की तरफ से स्पष्टीकरण क्या आता है, बीजेपी प्रवक्ता ने पहले यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर अगर अलर्ट एयरटेल कंपनी द्वारा दिया जाएगा तो एयरटेल जो कंपनी है वो यहाँ पर स्पष्टीकरण देगी, उसी की यहाँ पर जिम्मेदारी है। हमको इस पर कुछ बोलना नहीं है, पर निश्चित रूप से जो मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी भी, बल्कि मोहिना मित्रा भी है, शशि थरूर भी है, पवन खेड़ा भी है, वेंकट चतुर्वेदी हो। अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी इस बात को लेकर अपने जो भावना है वो मुखर कर दी और स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर लोकतंत्र की निचना को खत्म किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कार्मिक के विपक्ष निशाना बनाया जा रहा है, चाहे फोन टैपिंग की बात हो, चाहे ईडी सीबीआई के द्वारा हो। देखिए गौरव, लगातार विपक्षी दल एकजुट होकर हैकिंग का आरोप लगा रहे हैं। क्या इसे एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाए अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो? लेकिन उसका पॉलिटिकल स्टंट है, सच्चाई क्या है वो तो आने वाले समय स्पष्ट हो जाएगा जब एयरटेल यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण देगा। बड़ी कंपनी है, बड़ी एमएनसी है, तो यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण बहुत जल्दी आने पर आने की उम्मीद रहेगी। पर यहाँ पर जिस रूप से चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हर यहाँ पर बयान, हर एक चीज यहाँ पर पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देखा जाता है। तो वास्तव में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संवेदनशील रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी की निजता को अटैक नहीं कर सकते। आपने इसके पहले भी देखा है कि व्हाट्सएप कंपनी द्वारा एक प्राइवेट कहा गया था कि अगर आप उसको लेते हैं, सॉफ्टवेयर को लेते हैं, उसमें आप ओके करते हैं तो आपकी तमाम चीजें वहां पर जाएंगी। उसका भी काफी कुछ विरोध हुआ था। तो यहाँ पर निजता के साथ खिलवाड़ किसी के साथ होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो या कोई ऐप हो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। इस बैठक में 2024 को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया। इसके अलावा एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में काफी घमासान मचा हुआ है। दोनों ने एमपी में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी बीच यूपी में अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करते हुए नजर आए हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव ने आज सपा कार्यालय पर एक बड़ी बैठक की है और ठीक उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव हमलावर भी नजर आए। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज 2024 को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर, विवेक पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़े आरोप लगे हैं? विवेक से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए ये बड़ी और अहम खबर है जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर फोन हैकिंग किए जाने का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया। तो वही इससे पहले हुई बैठक में अखिलेश यादव 2024 को लेकर मंथन करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ शिवपाल सिंह यादव, तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे और 2024 को लेकर एक मसौदा तैयार करते हुए भी अखिलेश यादव नजर आए हैं। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी अर्पित करते हुए नजर आए, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए और ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए हैं।
विवेक करो करते हैं जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। देखिए विवेक, अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2024 को लेकर मंथन किया गया, मसौदा तैयार किया गया। सबसे पहले जानना चाहेंगे विवेक, ये जो बैठक हुआ है, इस बैठक की बड़ी बातें क्या रही, किस तरीके से मसौदा तैयार किया गया है 2024 का? विवेक। तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तकरीबन 12:30 बजे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल की जो फोटो है उस पर माला चढ़ाकर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश उत्तम पटेल मौजूद थे। साथ ही साथ बात की जाए तो ऐसे जो नेता थे, चाहे वो उदय प्रताप सिंह की बात की जाए, वरिष्ठ राजनीतिक और कवि जो मुलायम सिंह यादव के समय से जुड़े रहे हैं, ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा था तो वो समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, लोहिया की जो विचारधारा है, समाजवाद की जो विचारधारा है, उसके जो पुरोधा नेताजी मुलायम सिंह यादव के स्मारक बनने के बात की जाए तो सैफई में स्मारक बनने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस चीजों को बताया गया। और साथ ही साथ 8.5 एकड़ में स्मारक बन रहा है समाधि स्थल सैफई में, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से बात की जाए तो फोन टैप करने वाली बात अखिलेश यादव ने कही कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, कंपनी की तरह ये मैसेज आया है। और कहीं ना कहीं फिर से जो है पेगासस वाले मुद्दे को यहाँ पे इसके पहले जो मुद्दा गरमाया था, राहुल गांधी समेत तमाम ऐसे लोग थे जिनके फोन टैप होने की शिकायत की गई थी, वो मुद्दा खुद से गरमाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन देखिए विवेक, एक चीज पेचीदा नजर आती है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां सपा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां सपा और कांग्रेस एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मोर्चा खोलती है। ये जो सपा और कांग्रेस का रिश्ता है, इसे आखिर नाम क्या दिया जाए? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, सवाल पूछा जाएगा विवेक। देखिए अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के या फिर इंडिया अलायंस के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिन्होंने गठबंधन के भविष्य को लेकर तमाम बयानबाजी कर दी है। और साथ ही साथ बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जहां उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र में विपक्ष में है। तो जब दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों ही पार्टियां जो है भाजपा के खिलाफ हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे आपसी सहमति जरूर बनेगी। जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात समाजवादी पार्टी ने की, कांग्रेस ने भी वो मुद्दा उठाया। अब पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और कहीं ना कहीं पीडीए से और कांग्रेस भी अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है। अगर पीडीए की बात ना करे तो इस मुद्दे को वो अंदरूनी सहमत भी नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, सभी जो है दलितों को साधने में लगे हुए हैं, सब महिलाओं को साधने में लगे हुए हैं, एक एक वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों पे जो जो समीकरण है वो जाति समीकरण अलग अलग आधार पे होता है। तो सभी जाति समीकरणों को साधने के लिए ये लोग एक धूप पे आ सकते हैं, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। अगर बात की जाए तो ये तीसरी बार होगा अगर भाजपा जीतती है तो इसकी जीत की हैसियत रोकने के लिए उनको एक पे आना ही होगा, क्योंकि जो सहमति बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एक बड़ी बात रही वो फोन टैपिंग का मुद्दा रही, जहां अखिलेश यादव भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि उनका जो फोन है वो टैप कराया जा रहा है। क्या इसमें कुछ सच्चाई निकल के अभी तक सामने आई है या फिर महज इसको एक पॉलिटिकल स्टंट माना जाए 2024 से पहले? देखिए अगर बात की जाए तो साफ तौर पे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि कंपनी के द्वारा मैसेज आया है, फोन टैपिंग की बात की गई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई भी आम आदमी, उसकी निजता बिना उसकी अनुमति के बिना का हनन माना जाता है। और सरकार से उन्होंने सीधे तौर पे इसे कहा कि सरकार इसकी जांच कराए। और बात करें तो इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने सरकार को भी गिरा, क्योंकि
यूपी के बड़े अस्पतालों में शुमार पीजीआई जैसे मेडिकल संस्थानों से अगर लापरवाही की खबरें सामने आ जाए तो क्या कीजिएगा। लापरवाही वो भी किसी आम इंसान के साथ नहीं बल्कि पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के साथ हुई। दरअसल वो अपने बेटे को लेकर पीजीआई पहुंचे थे। इलाज के अभाव के कारण उसकी मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ लिया तो 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई। जांच पूरी होने के बाद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रशेखर वाजपेयी को संस्थान की सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया है। और पूर्व सांसद के बेटे की मौत को लेकर भी अब तमाम जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी पर यह कहते हुए हमलावर है कि अगर उन्हीं के पार्टी के पूर्व सांसद के बेटे की मौत इलाज के अभाव में होगी, अगर वो अस्पताल के अंदर तड़प तड़प कर मर जाएगा, तो सोचिए जरा कि जो और जिले हैं, जो और अस्पताल है, वहां आम मरीजों का क्या हाल होता होगा। कलीम फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, एसजीपीजीआई का वो मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है जहां इलाज के अभाव में पूर्व सांसद के बेटे की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, क्या अपडेट है कलीम? देखिए मुस्कान जी, अगर बात की जाए कि जो पीजीआई के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर लगातार लापरवाहियां तो सामने आती ही रहती हैं, क्योंकि अन्य जो तीमारदार पहुंचते हैं उनकी शिकायतें आती हैं। लेकिन जो अब ताजा मामला सामने आया जिसमें एक बीजेपी के जो पूर्व भाजपा सांसद है उनके बेटे की जो इलाज में अभाव के कारण मौत हुई, उस मामले को लेकर के 28 अक्टूबर की रात को इमरजेंसी के बाहर उनके समर्थक जो थे वो उनके साथ लगातार बैठ करके लगातार प्रदर्शन किए। और रात को जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, सुबह 4 बजे वहां के जो बात की जाए सीएमएस धीरज मौके पर पहुंचे थे। धीरज ने जो इस मामले की जांच कर जो कार्रवाई का आश्वासन देने की बात कही थी, उसके बाद कहीं जाकर ये मामला पूरा शांत हुआ था। लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए, इस मामले की जब खबर उठाई गई थी तो खुद इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया था। इस मामले की जांच जो कमेटी गठित की गई थी, जांच में जो दोषी पाए गए थे डॉक्टर, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब इस मामले के बाद से अगर बात की जाए, जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार इस मामले में अब राजनीतिक पहलू जो है वो भी उठाने लगी हैं, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए विपक्ष पार्टियों की, तो विपक्ष पार्टियां पहले भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठा रही थी, क्योंकि कई लेकिन देखिए कलीम, अब सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि सोचिए, भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे के ऐसे इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है तो आम जनता का वाकई क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात होगी और सवाल फिर उठेंगे भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए जाहिर सी बात है साफ तौर से, क्योंकि अगर हम बात करें पीजीआई का, तो पीजीआई एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है और वो राजधानी लखनऊ में है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो नेता मंत्री हैं उनके बेटे भी पहुंचते हैं। और चाहे बात की जाए इससे अगर पहले जो मुलायम सिंह की बात की, जिनका देहांत हो चुका, उनका कई बार खुद यहाँ पर इलाज हुआ है। और इसके साथ अगर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के कई ऐसे मंत्री हैं उनका भी यहाँ पर इलाज हुआ। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी कि जो वहां पे मरीज पहुंच रहे थे, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा था और इस मामले को लगातार लिपापोती करके दबा दिया जाता था। लेकिन अब अगर बात की जाए भाजपा के पूर्व सांसद के जो बेटे की मौत हुई इलाज के अभाव में, तो ये मामला का काफी उजागर हुआ, क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ रात भर इमरजेंसी के बाहर जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस प्रदर्शन को देखते हुए लगातार मीडिया ने भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी। और उस प्रमुखता को दिखाने के बाद जो डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया था, तो कार्रवाई तो फिलहाल कर दी गई, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, तो राजधानी लखनऊ में कई ऐसे अस्पतालों की तस्वीरें सामने आई थी, या फिर जो अगर इससे जुड़े हुए जो जिले हैं वहां जो सरकारी हॉस्पिटल है उनकी भी कई ऐसी तस्वीरें आ रही थी, जिसको लेकर के लगातार कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार जो हमलावर हुई है, उस हमलावर के बाद आखिर जो राजनीतिक मोड़ है वो किस तरफ उठेगा, क्योंकि अभी तक ठीक है, देखिए कलीम, जांच कमेटी ने डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में किसकी सबसे बड़ी गलती बताई गई है? तरीके से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, रिपोर्ट में साफ तौर से लापरवाही दिखाई गई, क्योंकि लापरवाही इस बात की दिखाई गई क्योंकि वहां पे जिस तरह से बेड न मिलने की बात कही गई और जो इलाज न देने की बात कही गई, क्योंकि वहां की जो तस्वीरें इससे पहले भी रात की जो सामने आई थी कि रात को अगर इमरजेंसी में किसी मरीज को ले जाया जाता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसको इलाज नहीं दिया जाता, या फिर वो सीधा व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है या फिर स्ट्रेचर पर लेटा रहता है और उसको इलाज नहीं मिलता, इलाज के अभाव के कारण उसकी मौत भी होती है। और ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन जो अगर सीएमएस की बात की जाए पीजीआई के, तो उनके द्वारा लगातार इस मामले को लेकर के अनदेखा किया जाता था। लेकिन अब जो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, रात को जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर तैनात थे उनकी लापरवाहियां रही, तो उस लापरवाही के आधार पर उनको सस्पेंड तो कर दिया गया। लेकिन जो लापरवाहियों में जो सीएमएस की अगर बात की जाए, सीएमएस के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहां पर जो अन्य तीमारदारों की जो शिकायतें पहुंचती है उसमें आखिर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई या फिर उसमें क्या कुछ जांच हुई, इसकी अभी तक किसी तरह की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
कानपुर के कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र की हत्या कर दी गई। कुशाग्र कल शाम 4 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला था और वो कभी वापस नहीं लौटा। शाम 9 बजे तकरीबन फिरौती के लिए घर वालों को एक लेटर मिला। आज सुबह छात्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र में मिला। रायपुरवा पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका रंजीता वत्स को और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात उर्फ शिवम को एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। फिरौती नहीं मिलने पर छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए, ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां अपहरण, फिरौती और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ का दौर भी लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, कानपुर में अपहरण, फिरौती और फिर हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां फिरौती का अमाउंट नहीं मिलने पर एक 16 वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतारा जाता है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूछताछ में आरोपियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? कल आपको बता दें, पूरा मामला जो है फजलगंज थाना क्षेत्र का, रायपुरवा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक गरीब व्यापारी जो है, उसका बेटा जो है ट्यूशन पढ़ने जाता है। ट्यूशन पढ़ने जाने के बाद वो रात तक घर नहीं पहुँचता। इसके बाद परिजन परेशान होते हैं। परिजन जो है अपने रिश्तेदारों को की जगह पता करते हैं, लेकिन कोई जानकारी न होने के बाद तो परिजन जो है पुलिस को सूचना देते हैं। इसके बाद पुलिस भी पूरी रात ढूंढती रहती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं हासिल होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये पता चलता है कि छात्र की हत्या कर दी गई है। हत्या करने में शामिल जो है टीचर जो पढ़ाती थी ट्यूशन, वो और उसका बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक साथी। अब पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने निकल के आया है, जहां पर फिरौती की भी बात सामने निकल के आई, जो लेटर दिया गया था, उस लेटर में अल्लाह अकबर लिखा गया था और उसमें 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। जब इस पूरे मामले में ज्वाइंट डिप्टी कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने फाइल दी, तो उन्होंने ये कहा कि जो छात्र था उसका अपहरण नहीं हुआ है। वो खुद अपनी मर्जी से फजलगंज टीचर के यहाँ गया था। जो सीसीटीवी में दिख भी रहा है, वो उन्होंने सीसीटीवी भी दिखाया। तो ज्वाइंट डिप्टी कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने ये साफ कर दिया कि अपहरण नहीं हुआ है, छात्र खुद अपनी मर्जी से गया है। लेकिन दीपक, देखिए, ये पूरा मामला क्या महज पैसों को लेकर के इतनी बड़ी वारदात तक पहुंचा दिया गया, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है? परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, परिजनों से अभी तक हमारी बात नहीं हो सकी है। हमने बात करने के बहुत प्रयास किया, लेकिन परिजन बहुत ज्यादा सदमे में है, तो वो कुछ भी कहने से अभी कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया अभी ये पुष्टि नहीं हो सकी कि आखिर छात्र की हत्या क्यों की गई है। लेकिन जिस तरीके से फिरौती मांगी गई और फिरौती के बाद, तो पुलिस का ये कहना है कि फिरौती का जो लेटर गया है, ये लेटर कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने के लिए दिया गया था। फिरौती जैसी कोई सामने बात निकल के नहीं आई है, क्योंकि जो ट्यूशन टीचर थी और जो उसका साथी था, इन दोनों का रिलेशन था और ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर थे। तो ये इन लोगों का आगे जो है शादी करने वाले थे, जिसको लेकर पैसे का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन ये जो टीचर है, ये लगातार ट्यूशन पढ़ाने जाती थी इस व्यापारी के घर छात्र की। लेकिन अचानक से छात्र को धोखे से बुलाया गया और बुलाने के बाद उसकी मिलकर हत्या की गई। हालांकि फिरौती का और लेटर जब पता चला परिजनों को, जब हत्या करने के बाद फिर बात जो है व्यक्ति ये स्कूटी लेके उनके जाके दरवाजे छोड़ने गया, हालांकि कुछ दूर पर छोड़ने गया और इसके बाद लेटर फेंका। तब परिजनों को ये पूरी बात पता चली कि उनके लड़के का अपहरण हुआ है और फिरौती की मांग की गई है। हालांकि पुलिस देखिए दीपक, एक लेटर का भी लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उस लेटर में कुछ धार्मिक लाइनें लिखी हुई थी। क्या इस हत्याकांड को धार्मिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास किया गया था क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जो लेटर में अल्लाह अकबर लिखा, जब इसके बारे में हम लोगों ने सवाल किया, तो उनका साफ तौर से ये जवाब आया कि वो लेटर जो है वो पुलिस को मिसगाइड के लिए किया गया है, कि ये समुदाय विशेष को रंग दे दिया गया ताकि आरोपी बच सके और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो दूसरी दिशा में चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ हो रही। लेकिन बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।